नमस्ते, आप सभी का स्वागत है राष्ट्र संवाहक मंच के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। और काफ़ी लंबे समय के अंतराल के बाद आज हमने एक विशेष वक्ता को आमंत्रित किया है, श्रीमान जगदम्बा मल्ल जी। आप जो है पूर्व संगठन मंत्री रह चुके हैं जनजाति विकास समिति नागालैंड के, और जो वनवासी कल्याण आश्रम नागालैंड है, आपका केंद्र पूर्व में कोहिमा रहा है। आप संगठन मंत्री रहे जनजाति धर्म संस्कृति सुरक्षा मंच पूर्वोत्तर क्षेत्र के, और जो सिक्किम और गुवाहाटी सहित का जो क्षेत्र है उसमें रहे आप। और आप सेवानिवृत्त हैं, नागालैंड के महालेखाकार जो कार्यालय है, और आपका केंद्र तब भी कोहिमा में था। और आप पूर्व प्रदेश संगठन सचिव हैं भाजपा, जो भारतीय जनता पार्टी मेघालय प्रदेश, और उस टाइम पे आपका जो केंद्र है वो शिलोंग रहा। फिलहाल आपने जो विशेष रूप से जो आपने शोध कार्य किया हुआ है वो है, आपने जो क्रिश्चियनिटी के द्वारा वनवासियों का जो कन्वर्जन होता है उसमें आपका बहुत अच्छा काम है, और उसके ऊपर आपने किताबें भी लिखी हुई हैं। आप जो नॉर्थ ईस्ट का अपना पांचजन्य और ऑर्गेनाइजर जो पत्रिका आती है हमारी, उसमें भी आपके कॉलम आते रहते हैं। और आप काफ़ी भाषाओं के जानकार हैं अच्छे से, जिनमें से हिंदी, अंग्रेजी, भोजपुरी, बांग्ला, असमी और नागामीज आपकी कुछ भाषाएं हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है नागा समाज की वर्तमान स्थिति एवं नागा समस्याएं। हमारा जो ये सेशन होने वाला है, इसके बारे में मैं थोड़ा सा संक्षिप्त में बता दूं आपको कि सबसे पहले तो हम वक्ता को हमेशा बोलने के लिए आमंत्रित करते हैं। अंत में 5 मिनट का समय हम देते हैं। यदि उनके द्वारा दिए गए बौद्धिक सेशन में किसी को किसी प्रकार के प्रश्न उठते हैं, किसी प्रकार के प्रश्न वो सोचते हैं, तो उस प्रश्न के लिए भी हम आमंत्रित करते हैं। ऐसे प्रश्नों का स्वागत रहता है। तो श्रीमान जगदम्बा मल्ल जी से मैं अनुरोध करता हूं कि आज का जो हमारा यह सेशन है इसकी शुरुआत करें, और आज हमें आप नागालैंड की जो समस्याएं हैं, नागा समाज की समस्याएं हैं, उनकी वर्तमान स्थिति क्या है, उनका इतिहास क्या रहा है, इसके विषय में आप हमें मार्गदर्शन दें, अपना बौद्धिक जो विषय है यहाँ पे रखें। धन्यवाद। आप सबको मेरा नमस्कार। सुन रहे हैं ना? जी सर, जी नमस्कार। सुन रहे हैं ना? सुन रहे हैं ना? जी सुन रहे हैं, आवाज आ रही है आपकी। जी अच्छा। सामान्य रूप से नागा समाज के बारे में बड़ी भ्रामक छवि फैलाई गई है। नागा समाज न वैसा था और न वैसा है, किंतु इसकी बड़ी भयावह छवि प्रचालित की गई। क्या प्रचालित गई? नागा समाज बड़ा क्रोधी होता है, हिंदी हिंदुस्तान का विरोधी है, और वो कच्चे मांस खाते हैं, बड़े खूंखार होते हैं, पहाड़ों के ऊपर रहते हैं और दाव लेकर के उतरते हैं। ऐसा एक बड़ा विभत्स चेहरा, बड़ा विभत्स छवि नागा समाज के बारे में प्रचारित की गई। किंतु वास्तव में नागा समाज है क्या, क्या थे, क्या हैं, इसके ऊपर थोड़ा सा मैं प्रकाश डालूंगा। नागा समाज नागा हिल्स का निवासी है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में वर्तमान समय में नागालैंड, मणिपुर, असम, अरुणाचल प्रदेश और पूर्व क्षेत्र में जो म्यांमार है, जिसे हम ब्रह्म देश कहते हैं, उसमें इनकी आबादी रहती है। भारतवर्ष को जब विभाजित किया गया तो हम सभी जानते हैं नेहरू जी ने अनेक गलतियां की हैं। वो दिल्ली में बैठ करके और कागज के ऊपर कलम से उन्होंने भारतवर्ष का विभाजन किया, इसलिए नागा की आधी से अधिक आबादी
वो म्यांमार में रह गई, और कुछ आबादी मणिपुर में रह गई, कुछ आबादी अरुणाचल में रह गई, असम में रह गई, और नागा हिल्स में रह गई। उसमें तो नागा लैंड नहीं था, नागा हिल्स करके जाना जाता था। तो इस प्रकार से ये नागा आबादी वहां रहती है। इनकी वर्तमान में संख्या, नागा लोग बोलते हैं, नागा जो इतिहासकार हैं वो हालांकि सही नहीं है, लेकिन इनकी संख्या 32 बताते हैं, पर तो भी 2 दर्जन से ज्यादा इनकी संख्या पाई जाती है। नागा नाम की कोई जाति नहीं होती है, यह नागा छत्र शब्द है। जैसे हिंदू अपने आप में कोई जाति नहीं होती है, उसी प्रकार से नागा अपने आप में कोई जाति नहीं है। इनके अंदर ऐसी 32 जातियां पाई जाती हैं जो अलग अलग नामों में जानी जाती हैं। नागालैंड के अंदर 14 जातियां रहती हैं, अंगामी, आओ, सेमा, लोथा, रेंगमा, चाकेतांग, ऐसे कोन्याक, सांगताम, फोम, इमचुंगर, खेमुंगन, ऐसे 14 जातियां रहती हैं। और नागालैंड के अंदर एक हिंदू जाति है, दिमासा कहलाती है। वो महाभारत काल से चलती चली आ रही है। वो पक्का हिंदू वैष्णव धर्म के अनुयायी हैं, उनके अपने पूजा पद्धतियां हैं, तो भी वैष्णव हिंदू धर्म का भी पालन करते हैं। तो वो दिमासा कम्युनिटी, दिमासा और मैच कम्युनिटी, ये भी नागालैंड के अंदर रहती है। 2 छोटी छोटी जातियां हैं जो गारो है और कुकी है, यह भी नागालैंड के अंदर पाई जाती है। तांगखुल नागा जो आतंकवाद का इसमें सबसे ज्यादा शीर्ष प्रमुख नेता है, मुइवा वीरशातम, और जितने एनएससीएन आईएम के प्रमुख है वो तांगखुल नागा है। ये तांगखुल नागा मणिपुर के उखरुल में पाए जाते हैं। इनकी भी कुछ जातियां यहाँ नागालैंड के अंदर पाई जाती हैं। ऐसा ये नागा समाज है। नागा समाज के बारे में बताया जाता है, यह एंथ्रोपोलॉजी से अंग्रेज लिखा जो इतिहासकार थे, अंग्रेज जो मानव शास्त्री थे, योजनाबद्ध रीति से नागाओं को बता दिया कि वो कभी भी भारतीय नहीं थे, और इसलिए उनको 1947 में 14 अप्रैल को जो पाकिस्तान बना था, उसी स्तर पर इनको अलग कर देना चाहिए, ऐसा करके उनको नागाओं को बताया। लेकिन वास्तव में ये नागा है कौन? क्या सचमुच जैसा अंग्रेजों ने वर्णन किया है, जैसा वेस्टर्न एंथ्रोपोलॉजिस्ट लोगों ने वर्णन किया, क्या नागा समाज वही है? क्या सचमुच में ऐसा ही है क्या? तो ऐसा नहीं है, ये 100% झूठ है। भारतवर्ष के खिलाफ षड्यंत्र के तहत गोयबेलियन लाई, जिसको बोलते हैं कि एक बात को 1000 बार झूठ बोलते जाओ तो लोग सत्य मान लेते हैं, तो वैसे ही नागाओं के साथ में हुआ है। वास्तव में नागा मूलतः भारतवासी है। चीन के युयान प्रांत, म्यांमार से, थाईलैंड से, इंडोनेशिया से, ऐसे पूर्वी क्षेत्र से ये माइग्रेट करके चले आए। लेकिन उसमें का जो सांस्कृतिक भारतवर्ष था, वो थाईलैंड, इंडोनेशिया, म्यांमार, चीन का बहुत सारा पोर्शन, ये तो भारतवर्ष का सांस्कृतिक अंग ही था। तो ये नागा चीन के अगर युयान से आए तो भारतवर्ष में आए, म्यांमार से चल करके आए तो भारतवर्ष में चल करके आए, थाईलैंड और इंडोनेशिया से भी चले आए तो वो भी भारतवर्ष के प्रभाव क्षेत्र में था, सांस्कृतिक भारतवर्ष का अभिन्न अंग है। तो भारतवर्ष के एक खंड से दूसरे खंड में आ गए, ऐसा देखा जाता है। किंतु अंग्रेजों ने बताया कि ये तो कभी भारतीय नहीं थे, बाहर से चल करके आए और नागालैंड में आए, और नागालैंड में भी कभी भी है भारतवर्ष के शासन में नहीं थे, अंग्रेजों के शासन में नहीं थे, ये तो हम लोग इनको लेकर के आए, ऐसा उन्होंने बताना शुरू किया। लेकिन ऐसा नहीं है, ये भारतवर्ष के एक अंग से दूसरे अंग में आया हुआ ये जनजाति समाज है। जिस प्रकार से केरल का आदमी अगर उत्तर प्रदेश में आकर के बस गया तो वही भारतीय है, कश्मीर में गया तो भी भारतीय है, कश्मीर का तमिलनाडु में गया तो भी भारतीय है। तो नागा चाहे वो युयान से आया हो, चाहे वो म्यांमार से आया हो, थाईलैंड, इंडोनेशिया से आया है, यहीं से माइग्रेट करके ये आया है। और सभी जनजातियां उसमें माइग्रेशन करती थी। इवन असम का जो अहोम जनजाति थे, जो भारत असम के ऊपर 600-700 वर्षों तक राज किया है, वो भी तो थाईलैंड से आए हुए लोग हैं, म्यांमार से आए हुए लोग हैं, चाइना के युयान प्रांत से आए हुए लोग हैं, लेकिन वो वैष्णव हैं। उनके राजा का नाम मकरध्वज सिंह था, सारे क्षत्रिय नाम लिए थे, वैष्णव धर्म का उन्होंने पालन किया। इसी प्रकार से ये नागा लोग भी सदा से भारतवासी थे और ये चोटी रखते थे, अपने को हिंदू कहते थे और भारतवर्ष के साथ सदा प्यार करने वाली जाति है। इनका वर्णन वेद में, चाहे हमारे पुराणों में क्या बोलते हैं कि जैसे अपने जनजातियों के बारे में पंचजन कहा जाता है, वैसे ये भी
पंचजन के अंदर ही आते थे। और ये नागा लोग भी इवन 1972-80 तक जो मोटी मोटी चोटी रखते थे, ये भी अपने को हिंदू ही कहते थे, हिंदुस्तान का प्यार करते थे। ऐसे ये नागा समाज सदा से भारतीय वर्णन, भारतवर्ष के शास्त्रों में वर्णित किया हुआ ये भारतीय जनजाति समाज है, जिसको अंग्रेजों ने बरामद करके भारतवर्ष के विरुद्ध खड़ा किया। महाभारत काल में दीमापुर के पास में हिडिंबा, दिमासा समाज की हिडिंबा कन्या थी, उसके साथ में विवाह किया। अर्जुन नागा कन्या थी उलूपी, उसे विवाह किया। और नागा हिल से होते हुए ये मणिपुर तक गए तो अर्जुन वहां चित्रांगदा से विवाह किया। इस प्रकार से महाभारत काल से लेकर के और आज तक नागा समाज का भारतवर्ष के साथ में अभिन्न संबंध रहा है। नागालैंड का भूगोल क्या है? वर्तमान में नागालैंड कहलाता है, लेकिन 1959 से पहले ये नागा हिल्स था। और ये नागा हिल्स असम का एक जिला कहलाता था। दीमापुर जो वर्तमान का है वो गोलाघाट का एक सब डिवीजन था। ऐसा ये नागा हिल्स था। और नागालैंड के अंदर भी जो उन दिनों में पढ़ाई लिखाई होती थी, अथवा नागा लोग भी असम के जोरहाट या भिन्न भिन्न स्थानों पर जाकर के जो पढ़ाई किया, वो सब असमिया भाषा में अध्ययन करते थे। इसलिए जो पुराने नागा लोग थे, बुजुर्ग नागा थे, वो सभी असमिया बोलते थे, वैष्णव धर्म से प्रभावित थे। ऐसा एक इनका भूगोल है। फिर ये जो अपने को भारतीय मानने वाला नागा समाज, फिर ये अपने को अलग क्यों कहने लग गया? इसके पीछे कारण क्या था? तो हम सभी जानते हैं कि वर्तमान में नागालैंड अथवा उन दिनों का नागा हिल्स और नागालैंड का ट्वेंसांग और मोन एरिया उस समय नेफा में था। पूरा अरुणाचल प्रदेश नेफा थे। तो नॉर्थ ईस्ट रीजन का जो आप भूगोल देखेंगे, क्षेत्रफल देखेंगे, तो ये सामरिक दृष्टि से स्ट्रेटेजिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट स्थान है। और इसलिए जब अंग्रेजों को 1930-35 के आसपास में ये आभास हो गया था, या द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में जब इनको लगने लग गया था कि अब हमारा राज्य संकुचित होता चला जा रहा है, और वह दिन दूर नहीं जब हमको भी भारतवर्ष से छोड़ करके जाना पड़ेगा। गांधी के आंदोलन के कारण नहीं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सावरकर और गरम दल ने जो इनको मार मारी थी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो 60,000 सेना इनके ऊपर आक्रमण किया था, उसके कारण से अंग्रेज दहश गए थे और उनको लगने लग गया था कि भाई अब हमको छोड़ करके जाना ही पड़ेगा। लेकिन अंग्रेज हम सभी जानते हैं वो दूरदर्शी हुआ करते थे। तो कभी कैसी स्थिति आए कि हमको छोड़ करके जाना ही पड़े, तो उधर चीन है और इधर भारतवर्ष है, उधर लंदन है और अमेरिका इतना दूर है। तो पूरे ग्लोब के ऊपर शासन करने वाला अंग्रेजों का आजाद भारतवर्ष के अंदर भी हमारा कोई ना कोई स्थान बना रहना चाहिए, जो हमारा आर्मी के लिए एक स्थान होगा, जहां से हम चीन को कंट्रोल कर सकते हैं, रशिया जापान को कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसा उनकी दूरदर्शिता थी। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया कि जब तक स्थानीय समाज उनका समर्थक नहीं होगा, तब तक यहाँ पर टिकना आजाद भारतवर्ष में कठिन होगा। तो क्या किया उन्होंने सबसे पहले असम का, उसमें का आज का जो 8 राज्य है, सिक्किम को छोड़ दीजिए तो 7 राज्य, ये 7 राज्य उसमें असम कहलाता था, कामरूप प्रदेश कहलाता था। तो उन्होंने जितना पहाड़ी एरिया था, इस पहाड़ी एरिया को उन्होंने एक्सक्लूडेड एरिया घोषित किया, मतलब प्रतिबंधित क्षेत्र, जहां न तो नागा या पहाड़ी क्षेत्र के लोग न तो मैदानी हिंदुओं से मिल सकते थे, न मैदानी हिंदू उन क्षेत्रों में जा सकते थे। ऐसा उन्होंने एक्सक्लूडेड एरिया घोषित किया। और एक्सक्लूडेड एरिया से भी लगा कि हम रोक नहीं पा रहे हैं, तो उन्होंने 1873 में बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873 में बंगाल माने पूर्व बंगाल सीमांत अधिनियम 1873 ऐसा उन्होंने लागू किया। उस लागू करने के अंदर उन्होंने इनर लाइन परमिट घोषित किया। इनर लाइन परमिट क्या, उन दिनों में क्या था कि अगर कोई इस इनर लाइन एरिया से मैदानी इलाका में जाएगा तो उसे गेट के ऊपर नाम लिखाना पड़ेगा और वापस आया कि नहीं आया यह इंश्योर करना पड़ेगा। आज भी इनर लाइन परमिट लागू है, लेकिन उल्टा हो गया।
नागा पूरे भारतवर्ष में जा सकता है, लेकिन भारतवर्ष के अंदर जाएंगे तो उनका नाम लिखा जाता है। ऐसा एक षड्यंत्र किया गया बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873 के, किंतु इसके तहत भी नागाओं को रोक पाना उनके लिए मुश्किल हो गया था। असम के मैदानी इलाका के लोग उधर बिजनेस के लिए जाते थे, नागा लोग भी नीचे उतर करके बिजनेस के लिए आते थे, और इस प्रकार से व्यवसाय के दृष्टि से मिलन होने के कारण सांस्कृतिक आदान प्रदान भी होता था। नागाओं के ऊपर ऑलरेडी असमिया कल्चर का प्रभाव था, वो फिर से रिवाइव होने लग गया। तो नागा ये अंग्रेजों को चिंता हुई कि भाई इसको भी कैसे रोका जाए। तो उसके बाद में 1896 चिन हिल्स रेगुलेशन 1896, चीन पहाड़ी का नाम है चीन पर्वतीय अधिनियम 1896 लागू किया। उसमें क्या था कि इस रेगुलेशन के अंदर एक्सक्लूडेड एरिया और इनर लाइन एरिया के अंदर जो कोई भी शांति के लिए इंजूरियस पाया जाएगा, शांति के लिए खतरा पाया जाएगा, उसको तुरंत 24 घंटे के अंदर बिना किसी आरोप साबित किए ये एक्सक्लूडेड एरिया से बाहर कर दिया जाएगा अथवा उसको थाने में रख करके दंडित किया जाएगा। ऐसा 1873 का बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873 और चिन हिल्स रेगुलेशन 1896 ये दो लगाया, जिसके कारण से हिंदू नागाओं को एक म्यूजियम के अंदर प्रिजर्व करने की चेष्टा उन्होंने किया और उसमें वो सफल भी हो गए। इसी बीच में लड़ाई हुई। 1826 में यानदाबो ट्रीटी हुआ म्यांमार के अंदर, और 1826 के यानदाबो ट्रीटी में अंग्रेजों ने बेईमानी करके, यानदाबो ट्रीटी बेसिकली मूलतः यह म्यांमार के लिए था और म्यांमार के आसपास जुड़े इलाकों के लिए था, लेकिन यानदाबो ट्रीटी के अंदर उसमें जो म्यांमार के राजा थे और अंग्रेज अधिकारी थे, जबरदस्ती उनसे समझौता कराया और असम उसके अंदर नहीं था, लेकिन पूरा असम माने आज का होल नॉर्थ ईस्ट रीजन भी यानदाबो ट्रीटी के अंदर उन्होंने इंक्लूड कर दिया, जिसके कारण से म्यांमार का राजा बहुत ही दुखी हुए थे, लेकिन कर नहीं सकते थे, कुछ भी नहीं कर पाते थे। नॉर्थ ईस्ट रीजन के अंदर जो स्वतंत्रता सेनानी थे, चाहे नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो, खुदीराम बोस हो या गांधी जी का भी आंदोलन हो, तो नॉर्थ ईस्ट रीजन में ज्यादा प्रभावित नहीं हुआ। इसलिए म्यांमार के अंदर म्यांमार का राजा और नागा लोग जो भारतवर्ष के साथ रहना चाहते वो लोग भी असहाय थे और धीरे धीरे करके वो एक्सपेडिशन के नाम पर वो प्रवेश करते चले गए। तो जहां जहां उन्होंने एक्सपेडिशन किया, चाहे वो मेघालय में किया, मिजोरम में किया, असम के किसी भी पहाड़ी अंचल में किया, अरुणाचल प्रदेश आज के अरुणाचल प्रदेश में किया, नागालैंड के अंदर भी किया, सब जगह के जनजाति समाज उसमें सभी हिंदू थे, वो अपने को हिंदू और भारतवर्ष से अभिन्न नहीं मानते थे, और उन सबने विरोध किया। विरोध करने के किंतु जो जनजाति समाज थे उनके पास में तलवार होते थे, दाव होते थे, तीर धनुष होते थे, इसी से लड़ाई करते थे। अकेले कोहिमा में जो खुनवा गांव है 1845 से लेकर के 1880 तक 38 बार लड़ाई किया और जीएस दामंत नामक आर्मी अधिकारी के साथ 35 लोगों की हत्या कर दिया। यह इतिहास में वर्णन नहीं है। तो यह नागाओं ने अंग्रेजों को, ईसाई मिशनरियों का विरोध किया, अकेले ही विरोध किया। उसी में से हपाऊ जादोनांग पैदा हो गए, उन्होंने अंग्रेजों का विरोध किया। रानी गैदेलू पैदा हो गई, उन्होंने अंग्रेजों का विरोध किया, अपने धर्म संस्कृति की रक्षा करने के लिए शस्त्र उठाया, हजार हजार लोगों की सेना खड़ी की। ऐसा इतिहास नागाओं का रहा है। किंतु जो नागा इतना भारत भक्त था, हिंदू था, सिर के ऊपर शिखा रखता था, भारत मां के लिए संघर्ष करने वाला था। 1845 में जब गांधी जी का कांग्रेस का आंदोलन नहीं था तो अकेले लड़ाई लड़ा, मेघालय में लोगों ने लड़ा। वह नागा बाद में चल करके भारत विरोधी कैसे हो गया? ये सीधे सीधे मन में प्रश्न आता है कि महाभारत काल से चलता चला आया नागा, भारतवर्ष के साथ में रहने वाला नागा, 1947 के बाद में हम भारतीय नहीं हैं और भारतवर्ष से अलग हो जाएंगे, हमको अलग देश चाहिए, और इसके लिए उन्होंने आतंकवादी संगठन खड़ा करके लड़ाई लड़ी है, जिसमें 40,000 नागा कुर्बान हुआ है, हमारे 1000 से भी अधिक सैनिक मारे गए हैं, और आज भी वो नागा समस्या बना हुआ है।
मोदी जी आने के बाद में उसका इंटेंसिटी कम जरूर हुआ है, लेकिन अभी भी वो संघर्ष बना हुआ है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्या ऐसे अचानक परिवर्तन हुआ कि हिंदू नागा, भारतवर्ष को सम्मान करने वाला, भारत माता की जयकार करने वाला नागा फिर भारत विरोधी कैसे हो गया? तो इतिहास बताता है, बाइबिल फॉलोज द बुलेट, अथवा ब्रिटिश फॉलोज द मिशनरी। जहां जहां ब्रिटिश लोग गए वहां वहां ईसाई मिशनरियों को लेकर के गए, और जहां जहां ईसाई मिशनरियां गई वहां अंग्रेजों के पक्ष में भूमि तैयार किया। चाहे भारतवर्ष का केरल का इलाका हो या भारतवर्ष के अंदर का इलाका उत्तर प्रदेश का हो, और नॉर्थ ईस्ट तो और भी वल्नरेबल था, क्योंकि वहां पर वैष्णव धर्म का जितना प्रभाव होना चाहिए उतना नहीं था। उनका अपना धर्म जरूर था, अपना पैतृक पूजा जरूर करते थे, किंतु उन्होंने वेद के साथ, पुराण के साथ में ऐसा कोई लिंक नहीं था। जो सांस्कृतिक आंदोलन भारतवर्ष के अंदर हुआ, जो धार्मिक आंदोलन समय समय पर होते रहे, पूर्वोत्तर के क्षेत्र इससे बचे रह गए। और इसके कारण से जो अपनी धर्म संस्कृति थी उसी आधार पर वो लड़ते रहे। आप सभी जानते हैं, अंग्रेजी साम्राज्य के खिलाफ में अकेले अकेले लड़ना संभव नहीं था। मिल करके भी हम लोग लड़ते थे, फिर भी हमको नाको चने चबाना पड़ा था। तो एक एक जनजाति जिनकी आबादी 1 लाख के पास में थी, किसी की आबादी 2 लाख की थी, किसी की 40,000 थी, किसी की 50,000 थी। कहीं का राजा, कहीं का जनजाति प्रमुख लोगों को संगठित करता था और लड़ने के लिए प्रेरित करता था। अंत में बेचारे मारे जाते थे अथवा पकड़े जाते थे, तो उनको अंग्रेजों ने फांसी दे दिया। जैसे अपाव जादव नाम को फांसी दे दिया 29 अगस्त 1931 को। रानी गायदेलू को उन्होंने आजीवन कारावास दे दिया, और भी अनेक लोगों को उन्होंने फांसी दे दी, नहीं तो आजीवन कारावास दे दिया। और कुछ लोगों को ढाका में भेज दिया, कुछ लोग अंडमान की जेल में भेज दिया, किसी को म्यांमार के मंडाले जेल में भेज दिया। बेचारे वहीं के वहीं मर गए, और इतिहास में आज भी उनका नाम मतलब नहीं लिखा जाता है ही नहीं, लोगों को वर्णन ही नहीं किया। अभी संघ और कल्याण सब मिलकर के यह काम कर रहे हैं। तो ये नागा लोग कैसे भारत विरोधी हो गए? तो इतिहास बताता है कि जब अंग्रेज 1826 के बाद में म्यांमार पर शासन किया और धीरे धीरे असम के अंदर घुसने लगे, उसी समय अंग्रेजों का विरोध रोकने के लिए 1872 में, मैं नागाओं के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा हूं, 1872 में रेवरेंड E.W. क्लार्क नामक अमेरिकन मिशनरी नागालैंड के मोलंग इनकी नामक गांव में आया, और वो उसने धर्मांतरण करना शुरू किया। और 1872 से लेकर के आज 2022 में लगभग 95% से अधिक नागाओं को धर्मांतरण कर दिया। 1947 में नागाओं का धर्मांतरण मात्र 20-25% ही था। हाँ, वह भी मिशनरियों को नाके चने चबाना पड़ता था। लेकिन 20% की आबादी होते हुए भी 1947 से पहले जितने अधिकारी थे सभी अंग्रेज हुआ करते थे। उसमें से जे छत्तन था, फूरर हेमिंड्रॉप था, जेपी मिल्स था, चार्ल्स पासे था, डेविड स्कॉट था, और भी अधिकारी थे। ये सभी अधिकारी धर्मांतरण मतलब ईसाई मिशनरी और ब्रिटिश शासन, ये दोनों एक दूसरे के पूरक थे। ब्रिटिश गवर्नमेंट मिशनरियों को मदद करती थी, मिशनरी ब्रिटिश गवर्नमेंट को मदद करते थे। ब्रिटिश गवर्नमेंट मिशनरियों को सब प्रकार का सहायता आर्थिक देती थी। चिकित्सा और शिक्षा विशेष करके मिशनरियों के हाथ में दे रखा था। और मिशनरियों का क्या था? ईसाई मिशनरियों का उद्देश्य क्या है? क्रिएट ए माइनॉरिटी, गिव देम नेशनलिटी, arm them and ask them to revolt against the established government of a particular country. Create a minority. Minority कैसे क्रिएट करना? नागा समाज के अंदर धर्मांतरित करो और नागाओं को बताओ कि यू आर नेवर इंडियन, यू आर ए नागा नेशनल, और आपका धर्म हिंदू धर्म नहीं है, आप क्रिश्चियन हो गए। तो जो धर्मांतरित चिताई थे उनको बोला कि यू आर ए नागा नेशनल और आपका धर्म ईसाई है, इसलिए आप कभी भी भारतीय नहीं थे, ऐसा बताया। धर्मांतरित नागाओं को नागा नेशनल, यह एक राष्ट्रीयता उनको दिया कि यू आर ए नागा नेशनल। दूसरा, ये माइनॉरिटी क्रिएट कर दिया। तीसरा, आस्क देम, उनको नागा नेशनल बताया है, बोला तुम्हारा देश है, अलग देश नागालैंड है, नागा हिल्स है, इसलिए तुम रिवोल्ट करो। तो उसमें से रिवोल्ट करना शुरू कर दिया। तो क्या किया? उसमें चार्ल्स पासे कोहिमा का डीसी था, उसने नागा हिल्स डिस्ट्रिक्ट पेंसांग
नागा हिल्स डिस्ट्रिक्ट ट्राइबल काउंसिल, NHDTC ऐसा बनाया हुआ था। नागा हिल्स डिस्ट्रिक्ट ट्राइबल काउंसिल ऐसा बनाया था, क्योंकि उस समय इस क्षेत्र के अंदर 15-20 जनजातियां रहती थी, तो सबका ट्राइबल काउंसिल बना बना करके वो शासन करता था। 1946 में NHDTC को उसने NNC नाम दे दिया, नागा नेशनल काउंसिल। अभी देखिए, मैंने बताया ना कि नागाओं को नेशनल नाम दिया, तो उसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन चाहिए। उसकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए उसने NNC कौन बनाया? कोहिमा का डिप्टी कमिश्नर चार्ल्स पासे, जो एक अंग्रेज IPS अधिकारी, क्या बोलते हैं, ICS अधिकारी था, उसने ये बनाया नागा नेशनल काउंसिल। और उस समय अलीबा एमटी करके एक आओ अधिकारी ग्रेजुएट थे, उनको उनका चेयरमैन बनाया, और थेई चुथे साकरे करके खोनमा बस्ती के थे, उनको जनरल सेक्रेटरी बनाया। ऐसा करके NNC एक ऑर्गेनाइजेशन उसने दे दिया, और ये NNC ऑर्गेनाइजेशन रिवॉल्यूशन करके भी, ये ऑर्गेनाइजेशन ऐसा करके उसने ऑर्गेनाइजेशन खड़ा किया। और बाद में चल करके फीजो 1950 में इसका अध्यक्ष बना था फीजो। उसने घोषित किया कि हम भारतवर्ष के साथ में रह रहेंगे, भारतवर्ष हमारे ऊपर आक्रमण किया है। यह फीजो कौन था? यह भी ये खुनमा का ही रहने वाला था, यह भी खुनमा का ही रहने वाला था। इसने 1944 के द्वितीय विश्व युद्ध में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को मदद किया था। यह रंगून में रहता था, रंगून में ही जापानीज आर्मी के लोगों ने फीजो से नेताजी सुभाष चंद्र बोस का परिचय कराया था। और नेताजी जब नागालैंड के अंदर प्रवेश किए थे, तो फीजो, चाखेसांग, अंगामी, रिंगमा नागाओं ने उनकी मदद किया था। लेकिन जब फीजो भारतवर्ष आजाद हो गया और NNC का निर्माण हो गया, तो 1950 में यही अध्यक्ष बना, और चर्च ने इसको पकड़ करके कहा कि न तो तुम भारतीय थे, इसलिए अपने अलग देश के लिए लड़ाई लड़ो। तो 16 मई 1951 को इसने जन्म संग्रह कराया। जन्म संग्रह में उन दिनों 2,05,950 आबादी थी। इसने कह दिया कि 99.9% नागाज ने इसमें ऑप्ट किया है स्वतंत्र भारतवर्ष के लिए, लेकिन यह सही नहीं है। मुकुकचुंग और कोहिमा नामक स्थान पर बॉक्स रखे गए थे, केवल 6,000 लोग उसमें वोटिंग किए थे। पर उसने यह घोषणा किया कि नागाओं ने ऑप्ट किया, लेकिन इसका लोगों ने विरोध किया। कई चुते साकरे स्वयं विरोध किया, फीजो ने उनकी हत्या करा दी। कोहिमा से 60 किलोमीटर दूर थेवपुश में एक गांव है, वहां के चाखेसांग हिंदुओं ने कहा कि हम धर्मांतरण भी नहीं करेंगे और ईसाई नहीं बनेंगे और भारतवर्ष का विरोध नहीं करेंगे, NNC का समर्थन नहीं करेंगे। वहां के 48 लोगों को एक दिन में, एक ही समय उनकी हत्या कर दी। वो जिस प्रकार से गुरु गोविंद सिंह के दोनों लड़के क्यों उनकी हत्या कर दिया औरंगजेब ने, उन्होंने इस्लाम नहीं कबूल किया, उसी प्रकार से इस गांव के 48 लोग ईसाई धर्म स्वीकार नहीं किया, और भारतवर्ष से अलग होने का जो षड्यंत्र NNC चला रही थी उसका विरोध नहीं किया। उसके लिए 48 लोगों को एक साथ मारा। कुछ लोग तो ऐसे भी थे जो एक ही परिवार के 4-4 लोग थे। पूरी लिस्ट मैंने अपनी किताब में डाली है। ऐसे इसका विरोध हुआ। धर्मांतरण का भी सब जगह नागाओं ने विरोध किया। तो ईसाई मिशनरियों ने जो धर्मांतरित लोग थे उनके लिए अलग गांव बसाता था, और ब्रिटिश गवर्नमेंट से पैसा लेकर के उनको सब प्रकार से मदद करता था। ये पूरा इतिहास मैंने अपनी पुस्तक में दिया हूं कि नागाओं ने किस प्रकार से NNC का विरोध किया, मतलब आतंकवाद का विरोध किया, नागाओं ने किस प्रकार से धर्मांतरण का विरोध किया, और केवल इसका विरोध ही नहीं किया तो मैं भारतीय हूं, भारतवर्ष के साथ में रहना चाहता हूं, ऐसा संघर्ष किया। ये पूरी गाथा मैंने अपनी पुस्तक में दिया है। वो वर्तमान में आज तक अनेक नागा हैं जो राजनीति में ईसाई भी हो गए हैं, तो भी वो भारतवर्ष के साथ में रहना चाहते हैं। इसके लिए आतंकवादी उनको आज भी दंडित करता चला आ रहा है। तो एक पूरा पैरेलल था कि नागालैंड के अंदर ईसाई होते हुए भी 95% नागाओं ने भारतवर्ष के साथ में रहने के लिए ऑप्शन किया, किंतु 95% नागाओं की आवाज को 5% नागा जो इसके हाथ में AK-47 था, उन लोगों ने दबाया। दुर्भाग्य से केंद्र सरकार कांग्रेस शासित के समय में न तो
नागाओं ने जब 16 मई 1951 को जनमत संग्रह किया, जिसमें फिजो ने घोषित किया कि 99.9% नागा ऑप्टेड फॉर इंडिपेंडेंट नागालैंड, इसको रेफ्यूट करना चाहिए था, इसका प्रत्युत्तर देना चाहिए। 100% झूठा है। आज तक सरकारी स्तर पर इसका जो है प्रत्युत्तर नहीं दिया गया है, इसको नहीं कहा गया है कि यह झूठा है। दूसरा, 1964 में नेहरू और डॉक्टर वेरिर एल्विन ये अंग्रेज अधिकारी था। आजादी के बाद में भी नागाओं के नॉर्थ ईस्ट रीजन के ऊपर अंग्रेजों का एक प्रभाव था। नेहरू जी पहले से भी अंग्रेजों के प्रभाव क्षेत्र में थे। तो नेहरू और डॉक्टर वेरिल एल्विन के बीच में गुप्त समझौता हुआ है, यह मैंने अपने पुस्तक में दिया है, जिसमें नेहरू और वेरिल एल्विन ये समझौता करते हैं कि नागालैंड के अंदर कोई हिंदू साधु का प्रवेश नहीं होगा। ये नेहरू जी ने 1966 में किया है। और अंग्रेज और गांधी जी, अंग्रेज और नेहरू जी कैसे एक दूसरे को मदद करते थे। एक पत्र मेरे हाथ में लगा है, जिसे मैं अपनी पुस्तक में दे रहा हूं। 1938 में अंग्रेज अधिकारी ने भारतवर्ष के श्रेष्ठतम अधिकारी से लेकर के नीचे पुलिस अधिकारी तक सबको यह पत्र लिखा है। उसमें एक ही शब्द, एक ही सेंटेंस लिखा है, henceforth Mr. Gandhi will be referred to as Mahatma in all the government correspondences। ये 1938 का चिट्ठी है। तो इस प्रकार से गांधी जी और नेहरू जी दोनों मिलकर के अंग्रेजों के साथ में मिले हुए थे, ऊपर से महात्मा कहलाते थे। 1964 में यही नेहरू जी प्रधानमंत्री बनने के बाद में वेरिल एल्विन के साथ समझौता करते हैं कि नागा, वैसे भी इनर लाइन परमिट होने के कारण हिंदू सन्यासी कोई जाता नहीं था। आजादी के बाद में भी वैसे भी भूगोल इस प्रकार से बन गया कि पूरा नॉर्थ ईस्ट रीजन सिलीगुड़ी नेक के पास में केवल 30 किलोमीटर चौड़े पट्टी से जाता था। तो भूगोल का आदान, माने भारतवर्ष के मैदानी इलाका बंगाल से और भारतवर्ष के शेष भाग से हिंदुओं का नागालैंड में जाना वैसे भी भूगोल के कारण संभव नहीं हो पाता था। ऊपर से अगर संभव भी जो थोड़ा बहुत होता था, उसे भी नेहरू जी ने 1964 में यह समझौता करके रोक दिया, जिसके कारण से जो भारत भक्त हिंदू नागा थे वो बेचारे भीतर ही भीतर तड़पते थे, नागाओं को सब प्रकार से प्रताड़ित करते थे। और भारतवर्ष के जो शेष भारत के हिंदू लोग थे वो कभी भी हिंदू नागाओं के साथ में मिल नहीं सके थे। और इस प्रकार से नागाओं का धर्मांतरण हो गया और आतंकवाद का जन्म हुआ। इसी बीच में ये सब करते करते आपातकाल आ गया। आपातकाल में इंदिरा जी जो कुछ भी बचा खुचा था हम सभी जानते हैं, उन्होंने किस प्रकार से अत्याचार किया। आपातकाल के समय ही एक प्रचारक कार्यकर्ता वो नागालैंड चला गया ताकि वो जेल ना जाना पड़े और जाकर के उधर कुछ काम करे। वहां से आपातकाल से ही 1976 में सबसे पहला लड़का हाफलंग के विश्व हिंदू परिषद छात्रावास में भेजा। आपातकाल हटा तो दीमापुर में शाखा लगी, कोहिमा में भी शाखा लगी, वनवासी कल्याण आश्रम का कार्य शुरू हो गया। फिर धीरे धीरे विश्व हिंदू परिषद का काम, भारत विकास परिषद, उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी 1986 में आई और लगभग आधा दर्जन संगठन 1977 के बाद, आपातकाल के बाद से लेकर के और काम करते 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 2000 तक आ गया। 2000 तक आ गया और 1986 में इसी बीच ये सारे संगठन भी काम कर रहे हैं जान बचाते हुए। उसमें की स्थिति क्या थी? नागालैंड का आतंकवाद पूर्वोत्तर के सारे आतंकवादियों की जननी है और इस आतंकवाद की जननी चर्च है। और चर्च और आतंकवाद दोनों मिलकर के राष्ट्रवादी शक्तियों को मारते थे। तो 1980 में त्रिपुरा में 4 सीनियर संघ के कार्यकर्ताओं की हत्या हो गई। असम में 3 संघ के प्रचारकों की हत्या हो गई। मेघालय में एक कार्यवाह, संघ के कार्यवाह की हत्या हो गई। कोहिमा में मैं स्वयं था, आपातकाल में मैं गया हुआ था, संघ का प्रचारक था 1974 में गोरखपुर सदर तहसील का। तो आपातकाल में मैं जाने के बाद में फिर संघ का संस्कार होने के कारण नागाओं का अध्ययन करना शुरू किया और इस प्रकार से धीरे धीरे आधा दर्जन संगठनों का कार्य बढ़ गया, बढ़ करके और चलता चला आया। ये हमारे सारे संगठन मिलकर के काम, अकेले अकेले भी और हम लोग मिलकर के भी काम करते थे। इतना काम करने के बाद में नागालैंड की वर्तमान स्थिति क्या है?
हम जानते हैं ना, करत करत अभ्यासते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जातते शिल्पे परत निशान। नागालैंड के अंदर मुक्त गमन नहीं था, इनरलैंड परमिट थी। अगर आप जाते हैं और देखने से ही पहचान में आता था कि आदमी नागालैंड का नहीं है, नया लगता है, तो आपके पीछे चर्च के मिशनरी लग जाते थे, या नहीं तो आतंकवादियों के और इन्फॉर्मर जासूस लग जाते थे। फिर भी हम लोगों ने जैसे तैसे काम खड़ा किया और खड़ा करते करते नागालैंड में कोई मरा नहीं। तकलीफ जरूर हुई, मारपीट जरूर हुआ, उनको बंदूक जरूर दिखाया, लेकिन किसी की हत्या नहीं हुई और आज तक किसी की हत्या नहीं हुई है। परिणाम क्या हुआ कि जिन नागाओं को लगता था कि भाई हम कभी भी भारतवासी नहीं हैं और भारतवर्ष के आर्मी हमारे ऊपर जबरदस्ती कब्जा किया है, तो हम लोगों ने नागाओं के बच्चों को बाहर भेज करके पढ़ाया और ये बच्चे नागालैंड में जाकर के हिंदू और हिंदुस्तान के बारे में बताया। आज स्थिति ऐसी है कि नागाओं को लगने लग गया है कि भाई हमको रहना है भारतवर्ष के साथ में। अब मनमोहन सिंह की सरकार नहीं है, अब कांग्रेसियों की सरकार नहीं है, अब नरेंद्र मोदी की सरकार है। ऐसी दशा में जहां 370 जा सकता है कश्मीर का, अगर हम ज्यादा हल्ला करेंगे तो नागालैंड का आर्टिकल 371A, जिसके अंदर उनको स्पेशल पावर चला गया, यह भी चला जाएगा। इसलिए हम भले ही ईसाई हो गए हैं तो क्या, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा होनी चाहिए, हिंदुस्तान हमारा देश होना चाहिए, और वी आर डेस्टाइन्ड टू लिव विद हिंदूज ओनली। वी हैव टू लर्न हिंदू। अगर हमको हिंदुस्तान से अपना कुछ संबंध बना करके रखना है तो एक समय पर हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान के बारे में गड़ाती आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद कल्याण संघ का नाम सुनने से उनके कान खड़े हो जाते थे। आज नागालैंड की असेंबली में भी अगर कोई बोलता है तो क्रिश्चियन नागा आरएसएस के डिफेंस में खड़ा होता है। भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश का अध्यक्ष और नागालैंड का एक हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन मंत्री इमना एलांग, वो हिंदी में शपथ ग्रहण करते हैं, हिंदी में नागालैंड की असेंबली में बोलते हैं। नागालैंड के अंदर नर्सरी से लेकर के यूनिवर्सिटी लेवल तक हिंदी पढ़ाई जा रही है। यद्यपि वहां की राजभाषा अंग्रेजी है तो नागा अपने को हिंदी में बोलने में ज्यादा प्रयास करता है। यहां तक कि चीफ मिनिस्टर वर्तमान में निफूरियो साहब हो, चाहे टीआर जलियांग हो, इसके सभी लोग हम लोग जब मिलते हैं तो हिंदी में बोलने का प्रयास करते हैं। खुले मन से वो भले न बोले पर भीतर ही बोलते हैं कि मिस्टर मल, वी आर डिसाइड टू लिव विद इंडिया, वी कैन नॉट गो टू द चाइना, इफ वी गो टू द चाइना वी विल फेस द फेट ऑफ लाओस, हमको चीन खा लेगा। बांग्लादेश में जाएंगे तो मुसलमान हमको खा लेगा। रादर वी आर सुपर सिटीजनशिप इन इंडिया, अंडर मोदी वी आर मोर सेफ। आज ऐसा एक परिवर्तन नागा समाज की मानसिकता के अंदर आया है। धर्म और संस्कृति के बारे में भी नागा लोगों को जब चर्च ने ईसाई बनाया तो उसने क्या सिखाया? वी हैव टू इस्टेब्लिश क्रिश्चियन सॉलिडेरिटी विद क्रिश्चियन कंट्रीज लाइक अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी एंड ऑल अदर कंट्रीज, सो दैट इफ वी स्टार्ट फाइटिंग विद इंडिया, the American army, the British army and other Christian forces, they will come to our rescue so that we will be getting independence after fighting a battle with India. लेकिन आज स्थिति उनकी क्या है? 2000 के बाद में उनकी स्थिति क्या है? उनको लगने लगा है कि अब तक तो हम लड़ते लड़ते हार गए, चीन भी हमको कुछ नहीं कर सका और अमेरिका, हम क्रिश्चियन भी बन गए, हमको आजादी नहीं मिली, और 2014 के बाद में अगर हम थोड़ा सा भी कुछ नाम लगे तो शेख अब्दुल्ला के जैसे जेल में जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। तो ये नागाओं को लगने लगा कि भाई हम तो भारतवर्ष के साथ में ही रहना चाहते हैं, हिंदू बन करके रहना चाहते हैं, लेकिन चर्च का इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होने के नाते कोई मुख नहीं बोलता है। बिना बोले आओ धर्म और संस्कृति की जितनी परंपराएं हैं वो चर्च में जाता है तो क्रिश्चियनिटी के भी बात करता है। घर में जब अपनी धर्म संस्कृति, जैसे आओ लोग मच्चू मनाएंगे तो अपने जो भगवान लिजाबा है उसका पूजा करेंगे। अंगामी लोग जब सेक्रेनी पूजा करेंगे तो वो अपने देवता उके पेनफू है उसकी पूजा करेंगे। जलियांगरंग में तो रानी गैदलू रपो जादोनंग ऑलरेडी हिंदू संगठन जलियांगरंग हरक्का एसोसिएशन खड़ा ही है, वहां पर मंदिर का निर्माण किया है, वहां पर तो नमस्ते किया जाता है। तो जलियांगरंग तो ऑलरेडी है ही। उसी प्रकार से सबसे लड़ाकू जात शेमा होती है, वो तुलनी फेस्टिवल का मनाते हैं।
अब मैं किसका किसका नाम लूं? सारे नागाओं के अंदर अब एक जागरण आ गया है कि भैया बिना किसी घोषणा किए ही अपने धर्म और संस्कृति को रिवाइव करो, अदरवाइज वी विल बी मीटिंग द फेट ऑफ साउथ अफ्रीका, अदरवाइज वी विल बी मीटिंग द फेट ऑफ ऑस्टेक, इंका और माया सिविलाइजेशन ऑफ अमेरिका। क्रिश्चियनिटी जहां जहां गई है उनके धर्म संस्कृति को तो खाया ही है, उनके जमीन को भी लिया है। दुर्भाग्य, सौभाग्य से हमारी जमीन तो अंग्रेजों के अधीन में नहीं है, हिंदुओं के अधीन में है। हमारी संस्कृति तो ले लिया है, हम अलग तो होने वाले नहीं है, हम भारतवर्ष के साथ में ही रहना है। तो भारतवर्ष के साथ में रहते हुए फिर हम क्रिश्चियनिटी क्यों बने? हम ईसाई क्यों बनना चाहिए? क्यों नहीं हमें अपने धर्म संस्कृति को पालन करना चाहिए? और अपने धर्म संस्कृति को मानेंगे तो सांस्कृतिक रूप से इमोशनली ऑल्सो वी विल बी एबल टू अलाइन विद द हिंदू सोसाइटी विच इज लविंग अस। वो हमको घृणा नहीं करता है। हम गाय मांस खाते हैं तो भी बोलता है कि खाओ, तुम खाते इसलिए हो कि तुमको हमने बताया नहीं है। वो हमको चार्ज नहीं करते, वी आर नॉट चार्जिंग नागास कि तुम लोग गाय क्यों खाते हो। परंतु श्री गुरु जी ने कहा था कि भाई नागा मांस खाता है फिर भी वो हिंदू है, क्योंकि गाय का महत्व को हमने नहीं बताया। वैदिक काल में तो हमारे भी पूर्वज कभी कभी खाया करते थे। उसी प्रकार से नागा समाज के अंदर भी बहुत इंप्रूवमेंट आया है। कुल मिलाकर के नागा समाज आज भारतवर्ष के साथ में रहना चाहता है, अपनी धर्म संस्कृति को रिवाइव करना चाहता है, किंतु इतना पर्याप्त नहीं है। केंद्र में भी नागाओं को प्रोटेक्शन करना है। 95% लोगों को, 5% लोगों ने आवाज दबा करके रखी है। मोदी जी आने के बाद में 95% को आवाज मिली है। और आज नागा बोलता है कि बिकॉज ऑफ नरेंद्र मोदी वी फील प्राउड दैट वी आर इंडियन। ऐसा एक माहौल भारतवर्ष के अंदर, नागालैंड के अंदर, नॉर्थ ईस्ट रीजन के अंदर पड़ा है। और नागालैंड के ऊपर प्रभाव पड़ता है तो होल नॉर्थ ईस्ट रीजन के ऊपर पड़ता है। मणिपुर का आतंकवादी भी अभी सोचने लग गया है कि हम वी कैन नॉट फाइट विद भारतवर्ष। असम का, मेघालय का, बाकी का सब तरह के पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र के अंदर आज भारतवर्ष के पक्ष में हवा चल पड़ी है। किंतु इसका अर्थ यह कदापि नहीं है कि समस्या खत्म हो गई है। समस्या इतना ही है कि कम हुई है, प्रतिकूलता कम हुई है, किंतु अनुकूलता आज भी नहीं है। आज भी और तीव्र गति से कार्य करने की आवश्यकता है, यही अनुभव बताता है। इतना ही कह करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। सबको नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। और आज जो है सारी समस्याएं जो भी हैं आज तक जो नहीं पता थी, केवल अखबारों तक थी या फिर कुछ टेक्स्ट बुक तक थी, उनसे भी बाहर एक नॉलेज है, उसको जानने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। यदि किसी के मन में किसी प्रकार का प्रश्न है तो कृपया करके आप पूछ सकते हैं। शॉर्ट में आधे आधे मिनट का प्रश्न और उसका उत्तर मिलेगा। भृगु जी बोलिए, भृगु जी कुछ पूछना चाहते हैं, बोलिए। महाशय प्रणाम। नमस्कार जी। मैं जब बाहर रहता भैया, मैं तो बाहर में अभी रह रहा हूँ, तो एक चीज मैं देखता हूँ कि जो नागा पीपुल है उन लोगों के लिए एक सुपर स्टेशन है कि वो लोग आदमी को खाते हैं, लेकिन लोगों को ये सब जो हेथ हंटिंग के बारे में, उन सब के बारे में उन लोगों को नहीं पता। सो इस चीज के लिए आप मीन्स आपका या वो जो जुबा साम है उन लोगों के लिए आपका क्या कहना है? ऐसा है, नागा समाज को हिंदू समाज से आइसोलेट करने के लिए, अलग करने के लिए ये ईसाई मिशनरियों ने कहा है। ये केवल नागाओं के बारे में ही नहीं बताया है। साउथ अफ्रीका के अंदर जब वो गए तो वो भी यही कहने लगे कि अफ्रीकन लोग तो जंगली जानवर हैं। ये सब प्रकार से हम लोग आने के बाद में इनको सिविलाइजेशन दिया। ये अपना इतिहास भी नहीं जानते हैं। हम लोगों ने इतिहास लिखा इसलिए जानते हैं। लेकिन बाद में जो साउथ अफ्रीकन विद्वान हुए उन्होंने कहा क्या, इवन क्रिश्चियन मिशनरी केम टू आवर लैंड, वी हैड लैंड इन आवर हैंड and Bible was in their hand. They asked us to close our eyes and pray. We closed our eyes and we prayed. Hallelujah. When we opened our eyes, we found that our land, जाने के बाद में जंगल की पत्ती ले आकर देते थे, फसलस खाते पीते हैं, दवा का भी काम करता था। लेकिन
के अंदर एक ही था कि उनकी सीमा के अंदर कोई अगर एनक्रोच किया ना तो वो छोड़ते नहीं थे। और उस समय उसमें क्या करते थे, छोड़ते नहीं थे। मतलब मान लिया कोई सीमा के अंदर ट्रेसपास करके आ गया और उसको वापस जाने दिया तो हमारा भेद बताएगा, इसलिए क्या करते थे कि पकड़ा नहीं तो उनका माथा काट दिया। अब एक गांव के एक किसी आदमी को माथा काट दिया तो गांव तो दूसरे गांव के ऊपर आक्रमण करेगा ही ना। तो इस प्रकार से सीमा को लेकर के झगड़ा होता था और एक गांव दूसरे गांव के ऊपर आक्रमण करता था, और उस आक्रमण के समय पर केवल मार करके भगा देना ये नहीं था, पकड़ो माथा काटो, पकड़ो माथा काटो। और एक कोई व्यक्ति 2 3 4 5 अगर सिर काट करके ले आया, वो गांव में ले जाता था, तो सबसे ज्यादा माथा काटने वाले को ट्रॉफी के रूप में उसको पब्लिकली सम्मान किया जाता था और उस माथा को वो दरवाजे के सामने टांग देते थे। हाँ, तो यह एक बहादुरी था। लेकिन ऐसा नहीं था कि एक नागा ने जो ही देखा उसका ही माथा काट दिया, ऐसा नहीं होता था। उस हेड हंटिंग को अंग्रेजों ने बता दिया कि नागास आर हेड हंटर, whosoever is found they cut their head and they start playing it, taking that head into their hand as a trophy। हाँ, ऐसा करके एक इमेज बना दिया और यह भी कह दिया कि ये माथा काटने के बाद उसका खून पी जाते, उसका मांस खा जाते, दैट इज वाई नागास आर कैनिबल। यह भी नहीं है। मैं भी जब 1974 में यहाँ पर काम करता था तो मेरे घर के लोग कोहिमा में थे, तो बताते थे नागाओं के बारे में एक ऐसा एक भयावह। मैं जब गया तब से ऐसा हेड हंटर नागा, ऐसा जंगली नंगा नागा, ऐसा कच्चा मांस खाने वाला नागा को ढूंढता था। मैं आपको बता रहा हूं कि 1975 में गया था और 2022 में आपसे बातचीत कर रहा हूं, ऐसा भयावह नागा आज तक मैंने नहीं पाया। मैं तो उनके घरों में ही जाकर के सोता था, बर्मा बॉर्डर पर सोता था। ऐसा नहीं थे। अंग्रेजों ने यह बहुत ही गलतफहमी फैलाई और अंग्रेजों के चले के जाने के बाद में जो आतंकवादी थे वो भारतीय हिंदुओं से अलग साबित करने के लिए उस गलत इतिहास को ही रिपीट किया। मैंने जैसे तोता रटन तोता था ना कि हम हिंदू नहीं है, भारतीय नहीं, क्योंकि हम तो मांस खाते हैं, हम तो हेड हंटर हैं, वो अपने आप को कहने लगे। और जो नागा हिंदू थे, ये ईसाई नागा अपने ही पूर्वजों को जंगली कहने लग गए, शैतान का पुजारी करने लगे। मैं तो जब बताता था ना कि भाई नागा लोग दुनिया की ऐसी जाति है जो अपने पूर्वजों को जंगली कहती है, क्योंकि वो ईसाई नहीं थे। तो आज का नागा ये सोचने लगे कि हम क्या कर रहे हैं, इसलिए नागाओं के अंदर आज रिवाइवल शुरू हो गया है। और ऐसा हेड हंटिंग अथवा जंगली या कच्चा मांस करने की परंपरा कभी नहीं थी, आज भी नहीं है, उन दिनों में भी नहीं थी। यह अफवाह है। So thank you Mahasai for your clarification. ठीक है, पलाश जी एक छोटा सा प्रश्न पूछिए। नमस्ते महाशय, मेरा आपसे एक ही प्रश्न है महाशय। मेरा प्रश्न यह है कि अभी 8 साल हो गया है, लेकिन 8 इयर्स के बाद भी अभी तक नागा फाइनल पीस एकॉर्ड क्यों नहीं हो पा रहा है? धन्यवाद। ऐसा है, आज स्थिति ऐसी है कि जिस दिन मोदी जी चाहेंगे, जिस दिन अमित शाह जी चाह लेंगे, उसी दिन समझौता हो जाएगा। होता है ना, गिविंग ए लॉन्ग रोप। केवल इतना ही है कि अपने अप्रोच के अंदर हैं, जिस दिन चाहेंगे वहां पकड़ करके उसे समझौता करा लेंगे। लेकिन यह प्रेसिडेंस अपनी सरकार नहीं क्रिएट करना चाहती है, इसलिए समझौता हो चाहे ना हो, नागालैंड के अंदर डेवलपमेंट काम चल रहा है। डेवलपमेंट काम भी उन दिनों में बाधित था। मोदी जी के आने से पहले डेवलपमेंट के सारे काम बाधित थे, क्योंकि आतंकवादी नहीं चाहते थे कि नागालैंड के अंदर विकास हो, और तब वो बता सकेंगे कि भारत सरकार हमारे साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। आज क्या जो आतंकवादी लोग हैं, एक तो मुइवा खुद ही दिल्ली के 61 लोधी रोड में बैठा हुआ है, भारत सरकार ने उसको टाइप 7 भवन दे रखा है। वो क्या खाएगा क्या नहीं खाएगा वो भारतवर्ष के वहां के जो CISF के पुलिस है वो तय करते हैं। मुइवा क्या खाता है, किसको मिलता है, सब मालूम है। VS आतम भी दिल्ली में बैठा हुआ है। 2021 में VS आतम जो NSNIM का आर्मी चीफ था, जो इसने SC जमीर के ऊपर 4 बार अटैक कराया, उसके साथ में मेरी 3.5 घंटे के इंटरव्यू है। तो आज अभी 22 फरवरी को NNPG
का जो प्रमुख है, जो NHNIM के अलावे 7 संगठनों का एम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है, उसके चेयरमैन कितबी जिमोमी के साथ में 1 घंटे का मेरा इंटरव्यू है। सारे बोलते हैं कि मलजी वी वांट टू लिव इन इंडिया बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड गिव लिटिल स्टेटस। हमको मालूम है कि इंटीग्रेशन नहीं मिलेगा, हमको मालूम है कि फ्लैग नहीं मिलेगा, हमको मालूम है कि किसी प्रकार का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं मिलने वाला है, एंड दैट इज व्हाई वी वांट टू लिव इंडिया, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड गिव सर्टेन। आज स्थिति ऐसी है कि जब चाहे तब समझौता गया। 3 अगस्त 2015 में जो फ्रेमवर्क एग्रीमेंट हुआ है उसमें मुइवा और RN रवि जो इंटरलॉक्यूटर थे उन्होंने साइन किया है। मुइवा ने स्पष्ट रूप से माना है कि हमको इंटीग्रेशन और संविधान कुछ भी नहीं चाहिए, मतलब ये मेंशन नहीं है, फिर भी उसने साइन किया। तो उस एग्रीमेंट के अंदर वर्तमान में आज भारतीय जनता पार्टी के 12 MLA हैं शासन में। हाँ, उसमें से 12 के 12 क्योंकि या तो कोई पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी है, या नहीं तो मिनिस्टर है, नहीं तो किसी कमीशन का चेयरमैन है, और जो निफुरियो चीफ मिनिस्टर हैं उनका भारतीय जनता पार्टी का एग्रीमेंट है। मोदी जी से और अमित शाह जी से बार बार वो मिलते हैं। तो जिस दिन चाहेंगे उस दिन समझौता हो जाएगा, लेकिन परिस्थिति इस प्रकार से निर्माण हो कि नागा लोगों की, नागा पब्लिक ही बोलना शुरू करे मुइवा को कि समझौता करो, बोलना शुरू करे चीफ मिनिस्टर को कि समझौता कराओ। उस दिन के लिए मोदी जी इंतजार कर रहे हैं। प्रॉब्लम अगर रहता तो पकड़ करके आज ही समझौता करा लेते, लेकिन नागालैंड के अंदर पूरा शांति है छिटपुट घटनाओं को छोड़ करके, इसलिए समझौता जिस दिन चाहेंगे उस दिन हो जाएगा। सिचुएशन इज अंडर कंट्रोल। वहां पर पाकिस्तान नहीं है, वहां चीन भी नहीं है, आर्मी पूरे बॉर्डर को सील करके रखी है, इसलिए सिचुएशन अपने कंट्रोल में है। जिस दिन परिस्थिति समझ में आ जाएगी केंद्र सरकार को उस दिन समझौता हो जाएगा। समझौता अथवा नो समझौता डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं, इसलिए मन को एक सांत्वना है, किंतु परिस्थितियां सुधरी हुई हैं। इस परिस्थिति की सुधरी को लेकर के अपना जो काम नागालैंड और सराउंडिंग एरिया में हो रहा है उसको और गति प्रदान करने की आवश्यकता है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक छोटा सा मेरा भी प्रश्न है कि जो समस्याएं नागालैंड में या फिर हम कहें कि पूर्वोत्तर में अंग्रेजों के समय ही शुरू हो गई थी, बाद में हमें पता है कि नेहरू जी ने क्या कांड किए हुए हैं, लेकिन नेहरू जी के आने के बाद भी जो सरकारें रही, क्या उसमें राष्ट्रवादी ताकतों ने ऐसी आवाजें नहीं उठाई या फिर इस तरह से कार्य नहीं किए कि आज के समय में पूर्वोत्तर के लगभग कई राज्यों के ऊपर चर्चों का एक तरह से सारे चर्चों का एक कब्जा है। तो उससे निपटने के लिए भविष्य में क्या क्या किया जाए? ऐसा है, पद्म जी बोल रहे हैं ना? जी जी जी, पद्म जी बोल रहे हैं ना? जी जी। ऐसा है, कश्मीर की समस्या क्यों लिंगर हुई? क्योंकि वहां नेहरू जी थे। हैदराबाद की समस्या नहीं हुई क्योंकि वहां पर पटेल जी थे। होल नॉर्थ ईस्ट रीजन के अंदर भी नेहरू जी ने अपने हाथ में रखा, वो पटेल जी के हाथ में नहीं दिया। ये जो नागा समस्या है, ये नेहरू, इंदिरा और राजीव और मनमोहन सिंह तक इनकी ब्लंडर के कारण हुआ है। अगर इन्होंने गलती न की होती तो नागा समस्या होता ही नहीं। मैं आपको बताता हूं, 1 घंटे से ज्यादा समय हो गया है, लेकिन मैं आपको 5 मिनट के अंदर बता देता हूं। NNC का जो पहले जनरल सेक्रेटरी थे टी साकरे, वो भी खोनमा गांव के रहने वाले थे। वही खोनमा गांव जो 1845 से लेकर के 1880 तक अंग्रेजों के विरोध में खड़ा किया, उसी गांव का ये फीजो था, उसी गांव के टी साकरे थे, उसी गांव के JB जॉस्की थे। जब 1951 में इसने फीजो ने कह दिया कि भाई 99.9% नागाज ऑप्टेड फॉर सेपरेट नागालैंड, तो तेईचुते साकरे ने कहा कि only 6,000 people has voted. How do you say that 99.9% नागाज ऑप्टेड फॉर? ये तो 100% झूठ है ना। उस समय नागा हिल्स की आबादी थी 2,05,950, तो उसमें से केवल 6,000 लोगों ने वोट दिया। तुम बोल रहे हो 99%, झूठ बोल रहे हो। उन्होंने कहा कि नहीं, ये ऐसा नहीं चलेगा। उन्होंने 1955 में NNC से रिजाइन किया
और एनएनसी रिफॉर्मेशन बनाया। दे ऑल रिवोल्टेड अगेंस्ट फिजो। तो फिजो ने क्या किया, 18 जनवरी 1956 में 23 चौथे साकरे, उस समय के ग्रेजुएट कलकत्ता से पढ़े हुए, फिजो कौन था, क्लास 8 फेल, मोस्ट रफियन, आवारा आदमी, एब्सोल्युटली फेलियर इन एवरी रिस्पेक्ट ऑफ लाइफ, वो एनएनसी का प्रेसिडेंट बन जाने के बाद में 23 चौथे साकरे को पकड़ करके हत्या करा दिया। उसी समय नेहरू जी को चाहिए था कि फिजो को पकड़ो और भीतर खत्म करो, एनकाउंटर करा दो, किया नहीं उन्होंने। 48 चखेसांग लोगों को मार डाला, तो भी नेहरू ने कुछ नहीं किया। 1959 में नागा पीपुल्स काउंसिल बनाया था। उन्होंने कहा कि वी विल रिमेन अंडर भारतवर्ष बट विथ मोर ऑटोनॉमी। तो एनपीसी बनाया। एनपीसी के जो चेयरमैन थे डॉक्टर इमकॉम लिबा आओ, उनको मरवा दिया फिजो ने। नेहरू जी चाहे होते तो इतना सारी हत्याएं हो रही हैं, इन आतंकवादियों को कंट्रोल करते, इंडियन आर्मी लगा करके खत्म कर सकते थे, उन्होंने किया नहीं। 1965 में इंदिरा जी आ गए। इंदिरा जी आने के बाद में समझौता हुआ, समझौता के बाद में टूट गया। टूटने के बाद में इंडियन आर्मी स्टार्टेड ऑपरेटिंग, और इनको जिस प्रकार से हिरन को शेर पकड़ करके मारता तो वैसे इंडियन आर्मी मारना शुरू कर दिया। तो 1975 में इमरजेंसी लग गई। इमरजेंसी से पहले जो कमिश्नर थे एससी देव, उन्होंने 2000 से ज्यादा आतंकवादियों को सरेंडर कराया था। और उसमें गवर्नर थे एलपी सिंह, बिहार के थे, आईबी के थे वो पहले, और शिलांग में बैठते थे। 7 राज्यों के एक ही गवर्नर हुआ करता था। कोहिमा में हेलीकॉप्टर से आते थे और फिर चले जाते थे जब आतंकवादी। और उस समय हुक्से शेमा चीफ मिनिस्टर थे, एससी देव कमिश्नर थे। इन्होंने 2000 से ज्यादा लोगों को सरेंडर करा लिया था। आतंकवादियों की संख्या इतना ज्यादा नहीं थी, 2000 हो गया, मतलब ऑलमोस्ट 3/4 से ज्यादा सरेंडर कर दिए थे। जब ये मरने लग गए, आतंकवादियों खत्म होने लग गए, तो दौड़े दौड़े गए कहां, चले गए शिलांग में, और एलपी सिंह गवर्नर को बोला कि हम लोग समझौता करना चाहते हैं। एससी देव थे उसमें नागालैंड के गवर्नर, उन्होंने शिलांग जाकर के और एलपी सिंह को बोला कि अभी आप समझौता मत करिए, ये सब लोग आर्मी के दबाव में सरेंडर कर रहे हैं, हमको 3 महीना और ज्यादा समय दे दीजिए, मैं सबको सरेंडर करा देता हूं, पर बाद में करिए। लेकिन एलपी सिंह को भी इतिहास पुरुष बनना था, गवर्नर कमिश्नर की बात को नहीं मानी और उन्होंने समझौता कर लिया, और उसमें शिलांग एग्रीमेंट उसको बोलते हैं। इसके कारण क्या हुआ, आर्मी ऑपरेशन रुक गई और जितने आतंकवादी थे उनको छोड़ दिया और फिर से शुरू हो गया। तो ये कहावत है ना कि सांप को मारो अधमरा छोड़ दो और फिर उसके बाद में दूध पिलाओ, जिंदा हो जाता है तो फिर मारो। आतंकवादियों के साथ में 65 में भी वो खत्म हो गए थे, 75 में खत्म हो गए थे, 98 में खत्म हो गए थे, तो 98 में भी समझौता कर लिया। फिर इधर 98 के बाद में आ गए, अटल जी की सरकार आ गई, बीजेपी की सरकार आ गई। तो इन आतंकवादियों को उस समय कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर थे एसी जमीर ने बेटरॉक ऑफ नागा सोसाइटी करके लिखा, और एसी जमीर कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर होते हुए भी इन आतंकवादियों को नाक के अंदर दम रखा था, आतंकवादी एकदम खत्म हो गए थे। तो ये आतंकवादी फिर बीजेपी की सरकार थी उसके साथ में, जनता पार्टी की सरकार थी उसके साथ समझौता किया। समझौता करने के कारण से फिर ये बहादुर बन गए, एसी जमीर को मार डालने की चेष्टा किया, और 2004 में तो और भी हालत खराब हो गई। और इसके कारण से इवन अटल जी की सरकार में जो सीज फायर एग्रीमेंट था, मणिपुर के एरिया में भी लेकर के गए। हम सब लोग कोहिमा में थे, मणिपुर में संघ का काम पुराना है, असम के अंदर संघ का काम बहुत पुराना है। संघ के सभी संशोधकों ने कहा, संघ के अधिकारियों ने कहा कि एक्सटेंशन ऑफ सीज फायर टू मणिपुर इज ए ब्लंडर, इट शुड नॉट बी डन। लेकिन नहीं हुआ। हम लोग 98 की घटना तो जानते ही हैं। इसके कारण से जून में मणिपुरी लोगों ने सीज फायर एक्सटेंशन के विरोध में आंदोलन किया, और 14 मणिपुरी लोग 2 घंटे के अंदर सीआरपीएफ की गोली से मारे गए। भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस को जला दिया, वहां के सारे सरकारी भवनों को जला दिया, और हवाई जहाज से भाग करके दिल्ली में शरण लिए। तो हमने गलती किया है। तो 1900 आजादी से पहले से लेकर के और मोदी जी आने से पूर्व तक अपने केंद्र की सरकारों ने ब्लंडर किया है।
अगर हम ब्लंडर न करते तो ये नागा समस्या आज तक जीवित ही नहीं रहती और नागा समाज भारतवर्ष के साथ आज जिस प्रकार से खड़ा हुआ है पहले भी खड़ा हो जाता। लेकिन हमारे यहाँ भोजपुरी में एक तो कहावत है, कापे करूं सिंगार पिया मोर आनर। किसको बताएंगे आप? जिसको बताएंगे वही बताता है कि आप देखते रहिए देखते रहिए। इसलिए घर की बात तो घर में ही है, बाहर बोली नहीं जा सकती। मैं तो बहुत ही लेख लिखता रहा हूँ अंग्रेजी में, हिंदी में, हाँ, और इसके कारण से बहुत ही यातनाएं भी दिया, धमकी भी दिया, लेकिन भगवान की कृपा से आज आपके साथ में बातचीत कर रहा हूँ और शायद अब करता ही रहूंगा। लेकिन आपने जो प्रश्न किया कि नागा आतंकवाद इतना देर इतना लंबा क्यों खींच गया, वो इसीलिए खींच गया कि जिस प्रकार से कश्मीर समस्या को नेहरू जी हल नहीं करना चाहते थे, मोदी जी ने हल कर दिया। उसी प्रकार से नागा समस्या को भी नेहरू जी हल नहीं करना चाहते थे, मोदी जी करना चाहते हैं। जिस प्रकार से कश्मीर समस्या का दूर हुआ, जिस दिन चाहेंगे मोदी जी उस दिन एग्रीमेंट हो जाएगा। किंतु राजनीति के दृष्टि से जो पॉलिटिकल प्रॉब्लम उसका सोल्यूशन तो मोदी जी निकाल देंगे, लेकिन सोशियो कल्चरल जो प्रॉब्लम्स है, जो नागा समाज के इमोशनल अटैचमेंट हिंदू समाज के साथ है, वो तो हिंदू समाज को करना पड़ेगा, वो संघ और संघ परिवार के लोगों को करना पड़ेगा। हम लोग कर रहे हैं, लेकिन जिस परिमाण में ईसाई मिशनरियां वहां पर काम कर रही हैं, जिस परिमाण में अरुणाचल प्रदेश के अंदर ईसाई मिशनरियां काम कर रही हैं, नॉर्थ ईस्ट रीजन के, बोलते हैं ना कि जब तालाब का पानी सूखने लगता है तो मछलियां ज्यादा चाल करती हैं। तो पूरे भारतवर्ष में धर्मांतरण के खिलाफ में जो माहौल खड़ा है, वो नॉर्थ ईस्ट रीजन के ईसाई मिशनरियां वो मतलब सोई नहीं है हिंदू समाज के जैसा। उनको मालूम है कि आज हिंदू समाज जग रहा है, मोदी जी के नेतृत्व में जग रहा है, संघ का कार्य बढ़ रहा है, तो और भी बढ़ाने की आवश्यकता है। बस ये इसका समाधान है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने काफी अच्छे अच्छे विचारों से हमें अवगत करवाया, और अच्छे विचार कहें तो जो वास्तव में वहाँ की घटना है, क्योंकि आपने काम किया है तो बेहतरीन आपको पता था, तो पूर्वोत्तर इसके लिए बहुत बहुत के धन्यवाद। मैंने नागालैंड के इसी बादल को छांटने के लिए पूर्वोत्तर के प्रहरी नागालैंड 1200 पृष्ठ की एक किताब लिखी है। वो सुरुचि प्रकाशन छाप रही है। जनवरी के अंत तक वो किताब आ जाएगी, आने के बाद में पढ़ेंगे आप तो और विषय क्लियर हो जाएगा। जी जी बिल्कुल, किताब को हम पढ़ेंगे और दूसरों को भी प्रेरित करेंगे कि उस किताब को पढ़ा जाए, ताकि जो हकीकत है उससे अवगत सभी हो सके। तो आप सभी जुड़ने वालों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। 1 घंटे से अधिक का समय हो गया है, आपने हमें सुना और श्रीमान जी को सुना, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगली कड़ी में फिर से मिलेंगे। आज की यह वीडियो यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगी और कल तक आपको प्राप्त हो जाएगी। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी जुड़े, नमस्ते। ठीक है जी, नमस्कार।